The question is, Sanket Limited is planning to purchase a machinery. Two machines A and B are under consideration. Machine A has a useful life of 10 years and will cost 3 lakh rupees. Machine B has a useful life of 8 years and will cost 2,40,000 rupees. Company uses straight line method of depreciation. Tax rate is 40%. There will be no salvage value from both the machines. Suggest which machine should be bought if company uses payback period method for selection using the expected cash flows given. तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्लाइड में कैश फ्लोज भी गिवन होंगे और बाकी सभी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है. नाउ वी नीड टू सजेस्ट टू द कंपनी कि इनमें से ए एंड बी में से कौन सी मशीन कंपनी को परचेज करनी चाहिए एज पर पेबैक पीरियड मेथड. सो यहाँ पर हमें कैश इनफ्लोज गिवन है फॉर मशीन ए एंड मशीन बी. क्योंकि मशीन ए की लाइफ 10 साल है तो मशीन ए के 10 साल के कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड जो हैं वो हमें गिवन है. सिमिलरली मशीन बी की लाइफ है 8 इयर्स, तो मशीन बी के केस में हमें 8 इयर्स के लिए एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज गिवन है. बट जो चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है दैट इज कि हमें जो कैश इनफ्लोज गिवन है दे आर बिफोर टैक्स. लेकिन पेबैक पीरियड मेथड के अंडर जो हमें कैश फ्लोज चाहिए होते हैं दे शुड बी after tax but before depreciation. So let's see how do we calculate cash flow after tax but before depreciation and how payback period is calculated when you have unequal annual cash flows. सबसे पहले हमें इस तरह का टेबल चाहिए. पहले हम मशीन ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कैश इनफ्लोज दैट शुड बी आफ्टर टैक्सेस बट बिफोर डेप्रिसिएशन. सबसे पहले ईयर वाले कॉलम में हम ईयर्स लिख लेंगे 1 to 10. कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस हमें क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज हमने यहाँ पर लिख लिए हैं. उसके बाद वी नीड टू हैव 1 कॉलम फॉर डेप्रिसिएशन, देन अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस एंड क्यूमुलेटिव CFAT. अब इसमें हम क्या क्या फिल करेंगे और वो कैसे कैसे कैलकुलेट होगा दैट विल बी डिस्कसिंग स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम हर कॉलम को फिल करते जाएंगे. सी नेक्स्ट कॉलम है डेप्रिसिएशन का. उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन निकालना होगा. पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं मशीन ए के लिए. सो डेप्रिसिएशन फॉर मशीन ए इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडिंग इट विद लाइफ ऑफ द एसेट. कॉस्ट है 3 लाख रुपए मशीन की माइनस 0 सैलवेज, तो 0 स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर हो गया. लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years. So depreciation निकल कर आता है for machine A that is 30,000 rupees. Now because we are using straight line method of depreciation here in the question that means हर साल का depreciation same रहेगा because straight line method के अंदर हर साल depreciation same रहता है. So accordingly हर साल के लिए हर साल के against हमने 30,000 यहाँ पर लिख दिया है under depreciation column. नेक्स्ट कॉलम इज अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर आप इसे अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं. यहां पर सिंपली क्या करना है, कैश फ्लो जो क्वेश्चन में गिवन था वो लेना है, सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट. दैट मीन्स आपके पास वो अर्निंग्स आ जाएगी जिस पर अब आपको टैक्स लगाना है. दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स. अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं बिकॉज ये वो अर्निंग है जो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हमारे पास बची है. 40 माइनस 30,000 इज 10,000 फॉर ईयर 1. सेकेंड ईयर के केस में कैश फ्लो बिफोर टैक्स वॉज 35,000. उस पर 30,000 का डेप्रिसिएशन लगता है. EBT इज 5,000. सिमिलरली थर्ड ईयर के केस में 45 माइनस 30 15,000. Fourth year 48 minus 30 is 18,000. Fifth year 12,000. Sixth year 3,000. Seventh year 8,000. Eighth year 43 minus 30 that is 13,000. Ninth year 35,000 and 10th year is 20,000. Next column is टैक्स. टैक्स रेट गिवन है 40% क्वेश्चन में. अब टैक्स किस पर लगेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स पर या फिर अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन भी आप इसे बोल सकते हैं. ये वाला वो कॉलम है जिस पर आपको 40% टैक्स लगाते चलना है हर साल के लिए. फर्स्ट ईयर अर्निंग बिफोर टैक्स इज 10,000. 10,000 का 40% है 4,000. सेकेंड ईयर 5,000. 5,000 का 40% इज 2,000. थर्ड ईयर 15,000 इंटू 40% 6,000. फोर्थ ईयर का टैक्स इज 7,200. ये हम टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं विच विल बी कैलकुलेटेड ऑन अर्निंग बिफोर टैक्स. आप ये नंबर लिखेंगे कैलकुलेटर पर इंटू 40 एंड परसेंट का साइन प्रेस करेंगे एंड यू विल गेट योर टैक्सेशन का अमाउंट दैट इज 4,800 फॉर फिफ्थ ईयर. 1,200 आपका टैक्स बनता है सिक्स्थ ईयर का. सेवेंथ ईयर का 3,200. एट्थ ईयर का 5,200. नाइन्थ ईयर
14,000, क्योंकि अर्निंग बहुत ज्यादा है तो अर्निंग के हिसाब से टैक्स भी ज्यादा हो जाएगा। 10th ईयर 8,000। नेक्स्ट कॉलम इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स हम कैसे निकालेंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स लेंगे माइनस टैक्स का अमाउंट। सो यू विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स। फर्स्ट ईयर के केस में 10,000 अर्निंग बिफोर टैक्स है माइनस 4,000 टैक्स का अमाउंट है, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 6,000। सेकेंड ईयर 5,000 माइनस 2,000 3,000 इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स। सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए 9,000, फोर्थ ईयर के लिए 10,800, फिफ्थ ईयर 7,200, sixth year 1,800, seventh year 4,800, eighth year 7,800, ninth year 21,000 and 10th year आपका earning after tax है 12,000 रुपए। Next column is CF80. That is a very important step in completing the table, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है? We need to add the depreciation back to the earnings। और ऐसा हम क्यों करते हैं? See, there is a difference between earning and cash flow। अर्निंग आपकी भले ही पहले साल की 6,000 थी, और 6,000 क्यों थी? क्योंकि पहले हमने 40,000 में से डेप्रिसिएशन लेस किया, उसके बाद हमने टैक्स लेस किया, सो बच के हमारे पास आता है 6,000 रुपए। लेकिन क्या आपके 30,000 रुपए कंपनी से बाहर गए हैं जब आपने डेप्रिसिएशन लगाया? क्या उससे आपका कैश कम हुआ? कंपनी में नहीं हुआ, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। जब आपने डेप्रिसिएशन लगाया आपकी अर्निंग्स कम हो गई, दैट इज फाइन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, उसे हमें लेस करना होता है अर्निंग्स में से, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द करेक्ट अर्निंग। बट पेबैक पीरियड मेथड हमें बोलता है यूज करने के लिए कैश फ्लो, नॉट अर्निंग्स। सो भले ही आपकी अर्निंग 6,000 है फॉर फर्स्ट ईयर, लेकिन आपका कैश फ्लो है 36,000। So we need to have cash flow for payback period method. That is why we will be adding depreciation back to earning after taxes to get cash flow after taxes. अब बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि अगर बाद में ऐड ही करना था तो पहले डेप्रिसिएशन को लेस क्यों किया? डेप्रिसिएशन को लेस इसलिए किया so that we can find out the correct amount of tax to be paid. क्योंकि जब आपने डेप्रिसिएशन लेस किया तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 10,000 रुपए। अगर आप डेप्रिसिएशन लेस नहीं करते तो आपकी टैक्सेबल इनकम होती 40,000 रुपए। दैट इज वाई टू करेक्टली एस्टिमेट टैक्स, और टैक्स किस पर लगता है? अर्निंग पर, और अर्निंग तो कम होगी ही होगी जब आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन को लेस करना जरूरी होता है, बट हमें फॉर्मूला में पुट करने के लिए चाहिए कैश फ्लो, नॉट अर्निंग्स, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करते हैं। इसीलिए you will have cash flow after tax for year 1 as 36,000, year 2 3,000 में प्लस करेंगे 30,000, that is 33,000, 9,000 में प्लस करेंगे 30,000, that is 39,000. Similarly, you can calculate for all the years. Last step in completing the table is calculation of cumulative CF80. Cumulative क्या होता है? पिछले साल का भी प्रॉफिट इसमें ऐड करते जाओ, जितना भी आपने आज तक का प्रॉफिट ऐड किया है वो होता है cumulative CF80. सो फर्स्ट ईयर का तो सेम रहता है 36,000, सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव हो जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का टोटल प्रॉफिट, दैट इज 69,000. थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव हो जाता है, आप ये फिगर लेंगे सेकेंड ईयर तक का क्यूमुलेटिव प्लस थर्ड ईयर का CF80, यू गेट थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव CF80. ऐसे ही डायगोनली चलते रहना है। थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव CF80 लेंगे, फोर्थ ईयर का उसमें ऐड करेंगे, यू विल गेट क्यूमुलेटिव CF80 फॉर फोर्थ ईयर। ऐसे ही डायगोनली चलते रहेंगे एंड आप हर साल का क्यूमुलेटिव CF80 फाइंड आउट कर लेंगे। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है आज तक का कितना CF80 हमारे पास है विद द गिवन मशीन। अब कैलकुलेट करते हैं पेबैक पीरियड फॉर मशीन ए। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो मशीन खरीदी थी वो 3 लाख रुपए की खरीदी थी, तो 9th ईयर तक हम पहुंच जाएंगे फॉर रिकवरिंग दी मनी, क्योंकि उससे एक साल पहले दैट इज 8th ईयर तक 3 लाख कवर नहीं होते हैं। सो दैट मीन्स 8 साल तो पूरे लगेंगे ही लगेंगे, और कुछ पार्ट 9th ईयर का भी लगेगा। तो 9th ईयर का कितना पार्ट हमें लगेगा टू गेट द मनी बैक, वो हम कैसे कंप्यूट करते हैं? टेक इन्वेस्टमेंट डन जो कि 3 लाख रुपए है, माइनस 8th ईयर तक कितना पैसा रिकवर हो चुका है, दैट इज 2,90,400, डिवाइडिंग इट विद CF80 ऑफ 9th ईयर दैट इज 51,000. हम यहाँ टेबल में देख सकते हैं CF80 फॉर 9th ईयर इज 51,000. सो वी कैन कंप्यूट कि जब हम 9th ईयर में आते हैं कितना पैसा बच गया है रिकवर होना, दैट इज 9,600. Solving this, we can see
8.188 years is payback period for machine A. सिमिलरली कैलकुलेट करते हैं पेबैक पीरियड फॉर मशीन बी ऑल्सो, जिसके लिए पहले हमें ये टेबल फ्रेम करनी होगी. फर्स्ट कॉलम में ईयर लिखेंगे, सेकंड में CFBT दैट मीन्स कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है फॉर मशीन बी. नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन मशीन बी के लिए क्या होगा, मशीन बी की वैल्यू है 2,40,000 माइनस 0 इज द स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडिंग इट विद लाइफ दैट इज 8. सो यहाँ पर भी जो डेप्रिसिएशन है वो 30,000 ही आता है जो हमने लिख दिया है अगेंस्ट एवरी कॉलम. सो अर्निंग बिफोर टैक्स दैट मीन्स आफ्टर डेप्रिसिएशन भी जिसे हम कह सकते हैं CFBT माइनस डेप्रिसिएशन, 35 माइनस 30 इज 5,000. ऐसे हम करते रहेंगे. नेक्स्ट कैलकुलेट 40% ऑन दिस अमाउंट. 5,000 पर 40% होता है 2,000 रुपए. नाउ अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 5,000 माइनस 2,000 विच इज 3,000 रुपीज. जैसे पहले टेबल कंप्लीट की है वैसे सेम ये टेबल कंप्लीट करनी है. उसके बाद add back the depreciation which is 30,000. 30,000 plus 3,000 is 33,000. और लास्ट स्टेप में कैलकुलेट क्यूमुलेटिव CFAT. सेम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे अब मशीन बी के लिए भी. सो मशीन बी की इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी पड़ेगी, 2,40,000 रुपए. सो कहीं ना कहीं 6th ईयर तक 2,36,400 रुपए तो हम रिकवर कर लेंगे, बट 2,40,000 नहीं हो पाएंगे. उसके लिए हमें 7th ईयर में आना होगा. राइट. सो 7th ईयर में कहीं ना कहीं हमारा पैसा पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा. दैट मीन्स 6 साल तो पूरे लगेंगे. प्लस अब हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट माइनस 6th ईयर तक कितना पैसा रिकवर हो चुका है, 2,36,400. डिवाइडिंग इट विथ CFAT of 7th year which is 39,000. We get payback period for machine B as 6.09 years. So we can clearly see here कि payback period is less for machine B. So इसीलिए अगर payback period ही criteria है कंपनी के पास, so we can suggest to the company that they should be buying machine B because it has less payback period. That was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.